हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्लिनिकल फार्मेसी का। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो आपका डिप्लोमा सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसमें क्लिनिकल फार्मेसी की हम बात करेंगे। और क्लिनिकल फार्मेसी में भी जो आपका सिलेबस आप देखेंगे उसमें टॉपिक 10 बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग फैक्टर अफेक्टिंग इट। मतलब हम यहाँ बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और वो क्या किस किस फैक्टर से अफेक्ट होती है या कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। आप बायोअवेलेबिलिटी देखेंगे तो ये बी फॉर्म में भी है, लेकिन उसका जो रूप है वो बड़ा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पढ़ना है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है कि बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, हम केवल वही बात करेंगे। लेकिन जब हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि बायो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। ये एक फार्मास्यूटिक्स का ही ब्रांच है। बायो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। मतलब बायो फार्मास्यूटिक्स जो ब्रांच है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। जो फैक्टर किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, रेट और अमाउंट ऑफ ड्रग को। जब किस रेट से ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हमारे ब्लड में, जब हमने टेबलेट ली तो अभी ये ब्लड में है क्या, नहीं, ये डिजॉल्व होके एब्जॉर्ब होके फिर हमारे ब्लड में जाती है। तो जब ब्लड में जाती है इस रेट को और कितने अमाउंट में जाती है, इसको जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन में ड्रग है इसको जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको जो फैक्टर प्रोवाइड करते हैं उसकी बारे में जानकारी इकट्ठा करना और ये जानकारी को थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ ड्रग, जो थेरापेटिक इफिकेसी मतलब जो इफेक्ट है उसको बढ़ाने में किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स। इस बायोफार्मास्यूटिक्स ये ब्रांच होगी, इसी में बात होती है बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इज डिफाइंड एज द रेट। रेट का मतलब हम समझते हैं किस स्पीड से, मतलब ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है, एक तो रेट है और एक्सटेंट मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट, मतलब आधे घंटे 30 मिनट हो गया, 30 मिनट में 5 ग्राम, 30 मिनट में 50 mg, ये अमाउंट हो गया रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका, ड्रग का। हम बायो अवेलेबिलिटी की सीधी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये ड्रग एब्जॉर्प्शन की रेट और अमाउंट जो एक्सटेंट है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। यदि कोई भी अल्ट्रेशन होता है बायो अवेलेबिलिटी में, मतलब उसकी रेट में का अल्टर हो गया या उसके एब्जॉर्प्शन में अल्टर हो गया, तो क्या हो गया, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आप पेशेंट को मिलना है, जो दवाई का आपको असर देखने को मिलता है, वो या तो डिले हो जाएगा, और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया तो जल्दी हो जाएगा, या डिज़ायर्ड जो एक्शन है जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम बायो अवेलेबिलिटी को देखते हैं कि कितने समय में कौन सी ड्रग जाके असर करेगी। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हुई, आपको डिप्लोमा फार्मेसी के हिसाब से इतना ध्यान रखना है कि बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन और एनी अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज रिफ्लेक्ट इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या आपका काम का हो गया। फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, वैसे आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया होगा, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब आपने पढ़ लिया। फिर भी यदि हम बात करें तो अब ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात है तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, आपकी जो ड्रग है अनचेंज फॉर्म में, मतलब उसका टेबलेट टूट गया लेकिन बैकग्राउंड या कुछ उसमें ड्रग में नहीं हुआ, अनचेंज फॉर्म में वो आपने जहाँ से ली है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टमक में है, यहाँ से ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में कब पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। Absorption can also be defined as the process of movement of unchanged drug from the site of administration to the site of measurement, that is plasma। हम इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि यह एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ड्रग अनचेंज फॉर्म में है। जैसे सपोज करो हमने कोई सा स्किन लोशन लिया तो यहाँ पर लगाया,
अब ये अनचेंज फॉर्म में है, अब ये एंटर करेगा हमारे स्किन टिश्यू से और जब ब्लड में पहुंचेगा, जब ब्लड में पहुंचेगा तब साइट ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ आपका प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में हम चेक करते हैं, तो मतलब वही बात हुई, या तो सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल देंगे या प्लाज्मा बोल देंगे। साइट ऑफ मेजरमेंट में क्या होगी प्लाज्मा। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने बात देखा होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले हैं तो एंटरनल, एंटेरल, पेरेंट्रल और टॉपिकल। एंटेरल आप जानते हो जीआई ट्रैक आपका पूरा, सबलिंगुअल, बकल और रेक्टल रूट। पेरेंट्रल सारे वो रूट जिसमें स्किन के नीचे या डीप पेनेट्रेशन होता है, एक लेयर या दो लेयर के नीचे, और जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है जीआई का ट्रैक का, उसको छोड़ के हम पेरेंट्रल बोलते, पेरा एंटेरल। ठीक है। एब्जॉर्प्शन, यदि आप आईवी किसी को दे रहे हो तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट हम जितनी ड्रग ले रहे हैं, जितनी चाहिए उतनी ही ड्रग में सर्कुलेशन में इंजेक्ट करते हैं। टॉपिकल रूट इसकी नाई, ट्रांसडर्मल और इनहेलेशन, ये सब हमने टॉपिकल रूट में रखा है। अब दूसरा बात आती है आपके सिलेबस में, उसने पूछा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। क्या होगा, कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी का बढ़ाएंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायो अवेलेबिलिटी उसने आपसे पूछी है। तो जो फैक्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे वही फैक्टर बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे। जो फैक्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन कम करेंगे उसी के, यदि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो गया मतलब बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई, इसलिए हम एब्जॉर्प्शन के फैक्टर भी यहाँ पढ़ सकते हैं। अब जब एब्जॉर्प्शन के फैक्टर पढ़ेंगे, या इसको आप ड्रग एब्जॉर्प्शन यहाँ से हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या क्या कर सकते हैं, एक होते हैं फार्मास्यूटिक फैक्टर, दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। मतलब जो ड्रग है उससे, जो टेबलेट कैप्सूल जो भी आप खा रहे हो उससे रिलेटेड फैक्टर होंगे, या फिर जो पेशेंट ले रहा है, जो उसको दवाई को खा रहा है, उससे रिलेटेड फैक्टर की बात करेंगे। तो पहला फैक्टर हम बात करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फार्मास्यूटिक फैक्टर। अब फार्मास्यूटिकल फैक्टर में आप बात करेंगे तो क्या होगा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। जो आप ड्रग ले रहे हैं उसके फिजिकल केमिकल नेचर की, उसके बारे में जो ड्रग का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या इफेक्ट शो कर सकती है बायो अवेलेबिलिटी में। मतलब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा हम बोल रहे हैं रेट एंड एक्सचेंज ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब आप कितना अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है। अब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा कैसे, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब एब्जॉर्प्शन में क्या इफेक्ट हो रहा है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग की, जो हमने ड्रग ली। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या बात करेंगे, ड्रग सॉल्युबिलिटी की। यदि आपकी ड्रग सॉल्युबल है, सपोज करो आपका गैस्ट्रिक पीएच है, गैस्ट्रिक पीएच में ड्रग डिसॉल्व इजीली हो जाएगी और सॉल्युबल है तो इजीली एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उसका रेट एंड एक्सटेंट क्या रहेगा। दूसरा डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन रेट मतलब आपने टेबलेट ली, अब वो कितने घंटे में जाके ब्रेक होगी, ये डिसोल्यूशन रेट है। ये डिसोल्यूशन रेट जिस तरह, यदि डिसोल्यूशन रेट हाई है, आपको डिस्प्रिन बोलते हैं ना, जैसे ही गई और तो उसका क्या है, डिसोल्यूशन रेट हाई है। डिसोल्यूशन रेट हाई है तो एब्जॉर्प्शन हाई है, एब्जॉर्प्शन हाई है तो बायो अवेलेबिलिटी हाई है। पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। अब ड्रग का पार्टिकल साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज यदि ड्रग का जितना ज़्यादा छोटा है उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ तो कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में, ड्रग सर्कुलेशन में गई, इसी को तो हम बायो अवेलेबिलिटी बोल रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म। आपके क्रिस्टल, आपकी जो ड्रग है उसके क्रिस्टल का क्या सिस्टम है, किस तरह से उसके क्रिस्टल अरेंज है। स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म, हाइड्रेट से, सॉल्वेट से, इस तरह से जो आपका क्रिस्टल है वो किस तरह का बना हुआ है ड्रग का। साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। बहुत सारी ड्रग ऐसी है जिनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो क्या होता है, हम उसको इसका साल्ट बना देते हैं, HCl कुछ भी लगा के। जैसे सेप्टोडॉक्सिम सबसे ज़्यादा आप लोग लेते हैं अभी, सेप्टोडॉक्सिम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, उसमें सेप्टोडॉक्सिम प्रोक्सिटल होता है। सेप्टोडॉक्सिम ब्रांड है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसकी डिसोल्यूशन रेट कम है, तो क्या उसमें क्या प्रोक्सिटल डाल दिया, तो इसके कारण क्या है, उसका डिसोल्यूशन रेट चेंज हो गया। लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग। अब ड्रग की लिपोफिलिसिटी क्या है,
ड्रग की लिपोफिलिसिटी, आपने कोई सा ड्रग लिया जिसका लिपोफिलिक नेचर बहुत कम है और उसको आपने यूज़ कर लिया स्किन प्रिपरेशन में। अब जब लिपोफिलिक नेचर कम है तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? स्किन से। पीके ऑफ द ड्रग एंड पीएच, ड्रग का पीएच, किस पीएच पे ड्रग डिसॉल्व होगी, पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है, एसिडिक मीडियम में स्टेबल है या नहीं है, कि बेसिक मीडियम में स्टेबल है। बहुत सारी ये टेबलेट आप लोगों ने देखी होगी, एंटेरिक कोटेड फॉर्म में आती है, कुछ ऐसी आती है कि जो आप लेंगे तो गैस्ट्रिक पीएच में, जो एसिडिक में ये पीएच में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस कारण से इसको एंटेरिक कोटेड करते हैं कि टेबलेट यहाँ पर ना घुले के लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ जाकर ब्रेक हो। तो एंटेरिक ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद डोजेस फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसी में बात करेंगे हम कि डोजेस फॉर्म। अभी तक हमने क्या बात करी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, जो आप ड्रग ले रहे थे उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब जो डोजेस फॉर्म आप ले रहे हैं, सिरप ले रहे हो, टेबलेट ले रहे हो, कैप्सूल ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि यदि आपने टेबलेट और कैप्सूल लिया तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है। डिसइंटीग्रेशन टाइम आपने पढ़ा है सुटिक्स में कि जब टेबलेट ब्रेक होने में कितना टाइम लेती है। जब डिसइंटीग्रेशन टाइम यदि हाई है तो बहुत ज़्यादा देर में टूटेगी, ज़्यादा देर में टूटेगी तो एब्जॉर्ब लेट होगी, इसलिए उसके डिसइंटीग्रेशन टाइम पे डिपेंड करेगा। डिसोल्यूशन टाइम क्या है, वो कितने टाइम में घुल जाती है। आपका डिसोल्यूशन टाइम ड्रग का है, डिसोल्यूशन टाइम यदि ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, क्या कंडीशन से, किस ह्यूमिडिटी में बनी हुई है, क्या कंडीशंस हुई, वो सारी चीज़ें हैं। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आपने उसमें किस टाइप का एक्सिपिएंट यूज़ किया है, एडजुएंट, दूसरी चीज़ें आपने क्या उसमें मिलाई है। नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म का नेचर और टाइप क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन, इसकी प्रोडक्ट एज, सपोज करो कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है धूप में या अम्बर कलर बाटल में रखते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो देखना पड़ेगा, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगी। ये सब चीज़ें क्या बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करती है, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है तो क्या होगा, आपकी बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट होगी। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, सपोज करो कोई एसिडिक ड्रग है या कोई बेसिक ड्रग है या आपने टेबलेट ली, अब पेशेंट की एज क्या है, यदि एज बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन उसका डिले हो सकता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, मतलब उसका जो गैस्ट्रिक जीआई ट्रैक है उसका एम्प्टिंग टाइम क्या है, कितनी देर में वो पेट उसका खाली होगा, मूवमेंट ड्रग का ठीक होगा। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, जो ड्रग आपने ली है उस ड्रग का इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम क्या है, वो कितनी देर में जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम की यदि बात करेंगे तो टेबलेट का इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होता है कम होता है एज कम्पेयर टू कैप्सूल का क्या होता है, कभी कभी संभावना रहती है गले में चिपक जाता है, उसके बाद अंदर जाता है, फिर वो उसका जिलेटिन स्वेल होगा, धीरे धीरे वो करेगा एज कम्पेयर टू टेबलेट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, भाई पेशेंट का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच क्या कंडीशन है, जैसे अजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऐसी है जो गैस्ट्रिक पीएच पे डिसॉल्व होती है, हाई गैस्ट्रिक पीएच पे। इस कारण से यदि आप एम्प्टी स्टमक उसको लेंगे तो उसका डिसोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसी के साथ वो आपको क्या करेगी, गैस्ट्राइटिस कॉज करेगी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच की कंडीशन क्या है, डिजीज स्टेटस, पेशेंट को क्या डिजीज़ है, उसके सब जो बॉडी पार्ट्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि ओरल टेबलेट आपने ली तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्लड फ्लो थ्रू द जीआई ट्रैक्ट में ब्लड फ्लो की कंडीशन क्या है, जीआई ट्रैक्ट पे ब्लड फ्लो का मूवमेंट कितना है, कितना ब्लड फ्लो एक समय पे जा रहा है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट, अब यहाँ पर बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट मतलब आपका स्टमक मेनली और इंटेस्टाइन। अब कैसा अदर ड्रग, अभी आपने दूसरी ड्रग ले रखी है, अब वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपने कोलोजी में पढ़ा होगा, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ड्रग ली है, उसके कारण से इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि इसका एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। किसी कारण से इसका सॉल्ट फॉर्मेशन वहाँ पर हो गया और एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी।
फूड, कौन सा फूड है, जनरली हम देखते हैं कि फूड यदि बॉडी में है, स्टमक में है, आपने खाना खाया और तुरंत दवाई खाई, तो ये क्या करेगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले करेगा, और जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले करेगा तो बायोअवेलेबिलिटी डिले होगी। फ्लूइड्स, आपका फ्लूइड्स की स्थिति क्या है, और क्या ले रखा है, जूस लिया नहीं लिया, अदर नॉर्मल जीआई कंटेंट क्या क्या है। फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बाय, इसमें क्या होगा, गट ल्यूमेन एंजाइम, ल्यूमिनल एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम, हेपेटिक एंजाइम, मतलब आपके लीवर के एंजाइम कैसे काम कर रहे हैं, बैक्टीरियल एंजाइम किस तरह से काम कर रहे हैं, गट में कौन से एंजाइम है, उनकी एक्टिविटी क्या है, इस पे भी आपकी बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करेगी। तो इस तरह से ये आपका हो गया बायोअवेलेबिलिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट्स। दो तरह के फैक्टर हमने बात करें, फार्मास्यूटिक फैक्टर और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फार्मास्यूटिक फैक्टर में हमने फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, जो ड्रग ले रहे हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी है। फिर जो डोजेस फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की बात करी है। फिर हमने पेशेंट रिलेटेड फैक्टर बात की है कि पेशेंट की एज क्या हो सकती है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या हो सकती है, ये चीज़ें होती है। और बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन की रेट और कितने अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो बच्चों ये हमारा हो गया है क्लिनिकल फार्मेसी का टॉपिक 10 कवर, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग फैक्टर अफेक्टिंग इट, क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या आप कुछ और किसी विषय पे, किसी टॉपिक पे नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सका हूँ आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।